हेलो दोस्तों। आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, किस शहर से, किस राज्य से? कमेंट में ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इससे हमें मोटिवेट मिलता है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। आज मैं सौतेली माँ की कहानी आप लोग के बीच रखने जा रहा हूँ, सुनाने जा रहा हूँ। ये सौतेली माँ की कहानी हम सुनाने जा रहा हूँ। गांव के उस पुराने घर में दो बेटे रहते थे। दोनों की दुनिया अलग थी। एक और 8 साल के राहुल चमचमाती यूनिफॉर्म में, ब्रांडेड कपड़ा पहन के, ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड यूनिफॉर्म, और अपने पिता की स्कॉर्पियो गाड़ी के लिए इंतजार करता था। उसी उम्र सौतेला भाई 9 साल के था। सांस्कृतिक सी कॉपी, टूटी हुई चप्पल, एक जंग खाई साइकिल को धक्का देते हुए स्कूल जाने का तैयारी करता। राहुल को उसकी माँ कविता अपने हाथों से नाश्ता खिलाती थी, जूस का गिलास पकड़ाती थी और प्यार से माथा चूमकर रवाना करती थी। वहीं बड़े बेटे को, सौतेले बेटों को, कोने में पड़ा वाला एक गरीब जैसा रहता था। लेकिन व्यवहार एक का काफ़ी अच्छा था और एक का बहुत, क्या कहने की बात है। उसको देखो कितना होशियार है। अंकित बोला, ठीक है, उत्तर देता। नया आँख उठाता, आराम से अपना सुनता। जानता था ये घर उसका नहीं है, लेकिन सपने उसके अपने थे। स्कूल के बाद ट्यूशन जाता, उसके लिए घर पे कोचिंग टीचर आता। वहीं अंकित ठेले पर कप धोता, कुछ रुपए इकट्ठे करता ताकि किताबें खरीद सके। रात को जब सब सो जाते तब वो ट्यूशन पढ़ता। पुरानी किताबें, टूटा पेन और एक जलती माचिस की तिल्ली जितनी उम्मीद। एक दिन कड़ाके की सर्दी में जब राहुल अपने गर्म जैकेट पहनकर कार में बैठा, अंकित को देखा जो साइकिल के पैडल पर जमाने की कोशिश कर रहा था, नंगे पैर, लाल पड़े हुए। कविता हंसती हुई बोली, कभी कभी लगता है भगवान ने इस घर में मुफ्त का बोझ भी भेजा है। सुरेश ने हंस के कहा, चलो कम से कम झाड़ू पोछा कर लेता है। अंकित ने कुछ नहीं कहा। उसने बस अपनी साइकिल उठाई और ठंडी हवा को चीरते हुए स्कूल की ओर निकल गया। साल बीतते गए। राहुल अब कॉलेज में था, लेकिन पढ़ाई में ढीला, पैसे खर्च करने में आगे। अंकित ने स्कॉलरशिप के दम पर आगे की पढ़ाई की। वो पढ़ता रहा, संघर्ष करता रहा, बिना शिकायत के। कभी किताबें उधार लेकर पढ़ता, कभी स्टेशन पर बैठकर कोचिंग नोट बनाता, कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, सिर्फ अपनी मेहनत से दोस्ती की। गांव वालों को अब भी यही लगता था, सौतेला है, कहाँ जाएगा, राहुल ही आगे बढ़ेगा। लेकिन कोई नहीं जानता था कि अंकित हर उस कहानी को ईंधन बना रहा था। कहानी उस मोड़ पर आने वाली थी जहां किस्मत को भी चुप होना पड़ा। एक बड़ा सरकारी आयोजन होने वाला था, यूथ आइकन ऑफ इंडिया पुरस्कार समारोह। देश भर से चुने गए कुछ युवाओं को सम्मानित किया जा रहा था। कार्यक्रम में देश के बड़े बिजनेसमैन, आईएएस अधिकारी और मंत्रीगण शामिल होने वाले थे। गांव के ही किसी लड़के का उस लिस्ट में आया था, मीडिया में चर्चा था। गांव के लोगों को कौतूहल से पूछते रहे, कौन है ये? और फिर जैसे ही टीवी स्क्रीन पर तस्वीर आई, कविता और सुरेश की आंखों फटी रह गई। स्टेज पर जो खड़ा था वो अंकित था। समारोह राजधानी दिल्ली में आयोजित किया गया था। भव्य हॉल, चमचमाती लाइट्स, कैमरे की फ्लैश और मीडिया की चहल पहल। मंच पर एक के बाद एक नामों की घोषणा हो रही थी और दर्शक तालियों से स्वागत कर रहे थे। फिर एंकर की आवाज़ गूंजी, और अब इस साल का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान यूथ आइकन ऑफ इंडिया दिया जा रहा है उस युवा को जिसने संघर्ष को साधना बना लिया, जिसने गरीबी, भेदभाव और अपमान के बीच भी हार नहीं मानी। प्लीज वेलकम आईएएस अधिकारी श्री अंकित वर्मा। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। काले रंग के सूट में, आत्मविश्वास से भरे चेहरे और शांत मुस्कान के साथ जब अंकित मंच पर चढ़ा, तब कैमरे और नज़रों के सारा केंद्र वही बन गया। वही अंकित था जिसे कभी उसे पिता ने कहा था, तुझसे कुछ नहीं होगा, जिसने बचपन में दूसरे के फेंके पुराने जूते पहने थे। अब वो खुद मंच पर चमचमाते जूतों में खड़ा था। राहुल, रेखा और सुरेश
टीवी स्क्रीन पर सामने चुप खड़े थे। कोई कुछ नहीं बोल रहा था। कविता के चेहरे में अविश्वास था। सुरेश की आंखें झुकी हुई थी। सुरेश की आंखें झुकी हुई थी और राहुल के मुंह खुला रह गया था। कभी जिसे उन्होंने बोझ समझा था, वहीं अब देश के सबसे बड़े मंच पर था। मंच पर आए कई मंत्री और उद्योगपतियों ने अंकित के संघर्ष की सराहना की। एक इंटरव्यू में जब पत्रकार ने पूछा, आपने इतनी विपरीत परिस्थितियों में इतना कुछ कैसे हासिल किया, अंकित ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कभी किसी से सवाल नहीं किया, बस अपने आप से एक वादा किया था, खामोशी से चलूंगा, लेकिन जब चलूंगा तो दुनिया सुनेगी। पूरा सभागार तालियों से गूंज गया। कार्यक्रम के बाद जब लोग मिल रहे थे, तभी सुरक्षा घेरे से एक हलचल हुआ। दरवाजे से 3 लोग धीरे धीरे अंदर आ रहे थे, सुरेश, कविता और राहुल। सुरेश की चाल धीमी थी, चेहरा शर्म से झुका हुआ था। कविता की आंखों में पछतावा साफ था, लेकिन अब कुछ कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी। राहुल, जो कभी ब्रांडेड कपड़े और कारों का राजा था, अब अपने सौतेले भाई को सुत-बुत में देखकर जैसे छोटा महसूस कर रहा था। अंकित ने दूर से ही उन्हें देख लिया। कुछ पल को उसकी सांस थमी। बचपन की सारी यादें किसी फिल्म की तरह दौड़ने लगी। वो तूती साइकिल, वो तानों से भरी चाय की दुकानें, नंगे पैर की ठंड और चुपचाप रोटी रातें। लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर नफरत नहीं थी, बल्कि एक शांत, मजबूत मुस्कान थी। वो मंच से नीचे उतरा। लोगों ने सोचा अब शायद वो उन्हें नज़रअंदाज कर देगा, लेकिन नहीं। अंकित धीरे धीरे चला और जाकर अपने पिता सुरेश के सामने रुक गया। उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ झुका और उनके पैर छुए। सुरेश कांप उठा। माफ़ कर दे बेटा, मैंने तुझे अपना कभी नहीं माना, लेकिन आज तूने मुझे शर्मिंदा कर दिया। कविता की आंखों में आंसू बहने लगा। हमने तुम्हें वो नहीं दिया जो तुझे मिलना चाहिए, फिर भी तूने मुझे सब कुछ दे दिया। अंकित ने सिर उठाकर कहा, आपने जो नहीं दिया वही मेरी ताकत बना। मैं टूट सकता था, लेकिन मैंने खुद को जोड़ना चुना। आपने मुझे भुलाया, लेकिन मैंने आपको माफ़ नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने कभी गुस्सा पाला ही नहीं। पूरा हॉल चुप था, सिर्फ आंखों से बहते आंखों की नमी थी। कार्यक्रम में अब अपने समापन की ओर बढ़ रहा था, लेकिन आयोजकों ने जब देखा कि मीडिया, दर्शक और देश भर से आए लोग अब भी मंच की ओर तकतकी लगाए बैठे हैं, तो उन्होंने मंच से संचालक से कहा, अगर अंकित जी चाहे तो आखिरी संबोधन देश के युवाओं को दे। अंकित थोड़ी देर चुप रहा, माइक की ओर बढ़ा। मंच पर खड़े उस युवक के चेहरे पर ना घमंड था, ना बदला, बस एक शांति थी जो एक लंबी लड़ाई जीतने के बाद मिलती है। उसने माइक पकड़ा और गहरी सांस ली। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि आज मुझे इतना सम्मान मिला, लेकिन ये जीत सिर्फ मेरी नहीं है, ये हर उस बच्चे की है जिसे कभी उसे घर में भी पराया बना दिया गया था। पूरा हॉल सन्नाटा था। मैं एक ऐसा बच्चा था जिसे अपने घर में ही दूसरे दर्जे को दर्जा दिया था। मेरे साथ कोई अन्याय नहीं हुआ, सिर्फ मुझे अनदेखा किया गया। पर कभी-कभी सबसे कभी तकलीफ वहीं होती है जब आपको देखकर भी लोग अनदेखा कर देते हैं। उसकी आवाज़ काँप रही थी, लेकिन सब तलवार की तरह सीधे दिलों में उतर रहे थे। मेरे पास नई किताबें नहीं थी, लेकिन मेरे अंदर सीखने की आग थी। मेरे पास गर्म कपड़े नहीं थे, लेकिन मेरी हिम्मत ठंड से बचाती थी। मैंने हर ताना, हर चुप्पी, हर बेइज्जती को अपने सपनों की सीढ़ी बना लिया। अब उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो मुस्कुरा रहा था। आज जो लोग मेरे पास आकर माफ़ी मांग रहे हैं, मैं उन्हें कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं उन्हें दोष नहीं देता। वो खुद टूटी सोच के शिकार थे। लेकिन आज मैं यहाँ खड़ा हूँ ये साबित करने के लिए, किसी बच्चे की काबिलियत उसके खून से नहीं, उसकी सोच और संघर्ष से तय होता है। तालियां गूंजने लगी, लेकिन इस बार वो तालियां सिर्फ शोर नहीं थी, वो हर उस बच्चे की आवाज़ थी जिसे कभी कमज़ोर समझा गया था। वहीं एक कोने में सुरेश के आंसू रुक नहीं रहे थे। उसे हर वो बात याद आ रही थी जो अंकित से कही थी, तू कभी कुछ नहीं कर पाएगा, तू बोझ है। अब उसे अपने ही सब थप्पड़ जैसे लग रहे थे। कविता बुरी तरह रो रही थी। वही औरत थी जो कभी कहती थी, एक ही घर में रहते हैं पर फर्क साफ दिखता है, राहुल में काबिलियत है, अंकित में नहीं। आज उसे समझ आया कि काबिलियत शोर नहीं करती,
वो चुपचाप रास्ता बनाती है। राहुल, जो अब तक चुपचाप बैठा था, पहली बार उठा और अंकित के पास गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, भाई, तू सच में बड़ा हो गया है और हम बहुत छोटे रह गए हैं। अंकित ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, तू तो अब छोटा नहीं था, बस समझ से दूर था। आज तो अगर तू समझ गया है, तू भी बड़ा हो गया। कार्यक्रम के बाद जब सब जाने लगे तो एक छोटा बच्चा मंच के पास आया। उसने अंकित से पूछा, सर, क्या आप सच में कभी साइकिल पर स्कूल जाते थे? अंकित ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ बेटा, कभी साइकिल भी नहीं थी, कभी नंगे पैर भी गए हुए। बच्चा बोला, फिर अब इतने बड़े कैसे बन गए? अंकित ने झुक के कहा, मैं कभी दूसरे को आगे नहीं भागा बेटा, मैंने खुद से आगे बढ़ना सीखा। अगले दिन की अखबारों में, सिर्फ अखबारों में एक ही नाम था, आईएएस अंकित वर्मा। एक सौतेले बेटे की खामोशी जीत। उसने बदले में बदला नहीं लिया, इज्जत लौटाई। टीवी चैनलों पर, सोशल मीडिया पर, हर जगह अंकित की कहानी वायरल हो चुकी थी। बच्चे बच्चे की जुबान पर एक ही बात थी, ये वही लड़का है जो नंगे पैर स्कूल जाता था। अंकित ने अपने भाषण और काम से लाखों दिल जीत लिया, लेकिन उसके दिल में अभी भी एक अधूरापन था, वो घर। कुछ दिन बाद अवकाश पर गांव लौटा तो वो किसी कार में नहीं, बल्कि एक साइकिल पर बैठकर उसी पुराने रास्ते से गुजरा। वो टूटी सड़क, वो चाय की दुकान, वो पेड़ जिसके नीचे पढ़ाई करता था। गांव में जैसे हलचल मच गई। लोग दरवाजे से झांकते, बच्चे पीछे दौड़ते, मम्मी, वो अंकित भैया है। आईएएस अंकित। वो उसी घर के सामने रुका जहाँ कभी एक गिलास पानी की बराबर, चाय के बराबर था। दरवाज़ा खोला तो सामने कविता खड़ी थी। अब उसके चेहरे पर ताने नहीं थे, सिर्फ शर्म, मौन और आंसू थे। अंदर आओ बेटा, उसने कहा, जैसे ये शब्द पहली बार उसके मुंह से निकले थे। अंकित ने सिर झुकाया और कहा, अब मैं बेटा हूँ, तब तो तुम मेहमान भी नहीं था। रेखा, कविता की आंखें बहने लगी, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई, लेकिन तूने हमें माफ़ कर, जो ऊंचाई पाई है वही हमारी असली सजा है। फिर सुरेश सामने आया, वही पिता। कभी उसे नाम से नहीं पुकारा, बेटा, तेरे जैसे बच्चे के लिए मुझे पिता कहलाने का हक नहीं है, लेकिन क्या तू एक बार फिर मुझे अपने हाथों से चाय पिलाएगा, जैसे तू बचपन में चुपचाप मेरे लिए बनाता था? अंकित की आंखें नम थीं, लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी। आज भी बनाऊंगा पापा, पर अब मैं अकेला नहीं पीऊंगा, सब साथ बैठेंगे। कुछ दिन बाद अंकित ने गांव के स्कूल को गोद लिया और वहां एक बड़ा बदलाव शुरू किया। उन्होंने कहा, इस गांव में कोई बच्चा अब साइकिल के बिना नहीं पढ़ेगा, और कोई बच्चा सिर्फ इसलिए छोटा नहीं समझा जाएगा कि वो सौतेला है, गरीब है या अकेला है। स्कूल गेट पर अब एक बोर्ड लगा था, यहाँ बच्चों को उनको खून से नहीं, उनको जुनून से पहचाना जाएगा। इस कहानी को यहीं पे मैं ख़त्म करता हूँ। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं हर रोज़ ऐसी ऐसी कहानियाँ लाते रहता हूँ, जो कहानियाँ से कुछ आप लोग को सीखने को मिलता है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं आप लोग किस शहर से देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।